लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे। जंगल राज है, और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था। ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत
सभापति महोदय, इस देश की एकता आप का सवाल अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं आजादी की लड़ाई में योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। माननीय श्री वाई को मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। तुमने मीडिया वालों को भी मारा, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, वहां पर तुमने वहां के लोगों के जो गाड़ियां थी गाड़ियां फोड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारी तैयारी थी, हम तो खाली हाथ आए थे। कोई बात नहीं, हम लड़े ना, हम लड़े। अरे सब लड़ते हैं ना, लड़ते हैं। और हम लोगों ने पैर फिर भी लड़े, अब फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, ये कौन तैयार है। जवाब देंगे तेरे को, मजबूती से देंगे। और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये भड़ुआ जहां भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहां पर जाके माफी मांगेगा, माफ करेंगे नहीं, वो हल करेंगे। फिर आ रहे हैं दोबारा, फिर आ रहे हैं। तुम पे जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडों देख लेंगे, कोई बात नहीं। समाज सबको नमस्कार, मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्राध्यक्ष। आज आगरा में करणी सेना और राजपूत युवाओं के द्वारा एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन रखा गया था। वो सपा का जो राज्यसभा सांसद था रामजी लाल करके, उसके घर के बाहर, और छोटी मोटी कोई 2-4 कुर्सियां टूटी है। पत्रकार को फोन पे फोन आ रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं। पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष, जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है। और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अगर कोई खरोच भी आई, मैंने अभी देखा है कि किसी के 2-3 लोगों के वकेंद्र राणा के उनके चोट आई है, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई कुछ भी हुआ वहां मेरे कोई पदाधिकारियों के साथ, तो बाकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। जय हिंद, जय भारत। रामजी लाल सुमन दलित और बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है। और आपको याद होगा 2012 से पहले जो भी सरकार थी, तब यहाँ पर हम लोगों ने, हम भी थे उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला था। और आंदोलन चलने के बाद सरकार गई और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। और फिर से हम समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर नई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडाई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जहाँ तक माफी का सवाल है,
इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सागा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सागा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सागा हमला करेंगे आगरा पर। राणा सागा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सागा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सागा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुटला सकता है। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इस देश में जो भी पेट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। परंपरा होती है कि जिस किसी सदस्य का नाम कोई उल्लेखित करता है तो उसको बोलने के लिए कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन हाउस इतना अव्यवस्थित हो चुका था कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया। हमला हुआ है आपके घर पर, किस तरह मानते हैं आप? क्या राजनीति हो रही है? किस तरह गंदी है, अच्छी है, किस तरह राजनीति? देखिए, जनतंत्र में आप जो कुछ बात करते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हों, सहमत हों, लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है, ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्तु नाबूद करने का। ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था, लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुनियोजित षड्यंत्र था जो हमारे घर पर हमला किया गया। जितने लोगों को पकड़ा छोड़ दिया गया, क्या कानून व्यवस्था कैसी है ये? मैं समझता हूं उससे सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है, प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतनी लचर व्यवस्था थी कि वो लोग हमारे घर तक आ गए बुलडोजर लेकर के। अब समाजवादी पार्टी का किस तरह से एक्शन है? समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कुछ फैसला करेगी स्थानीय स्तर पर, मैं अपने मित्रों से, साथियों से, सहयोगियों से, पार्टी के लोगों से मिलकर के हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। अभी उन्होंने फिर दोबारा 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि हम 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि
रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें, और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। मैंने जो कह दिया, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को। ऐसा है, तमाम दस्तावेज हैं इस सिलसिले में। बाबरनामा के अलावा एक अभी सीरियल चल रहा है, भारत की खोज, जिसे दूरदर्शन ने बनाया था, आप उसे देख लीजिए। ऐतिहासिक तथ्य जो मैंने कहा था।